माँ, मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। रिया ब्याह करके अपने ससुराल पहुँच गई थी। ससुराल पहुँचते ही अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े सारे काम करके उनके दिल में जगह बनाने में जुट गई थी। उसकी माँ का कहना था कि अगर तुम्हें अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनना है तो सबके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। सबकी मान मर्यादाओं और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना एक अच्छी बहू का धर्म होता है। वैसे तो रिया एक आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, लेकिन शादी के बाद एक बहू का धर्म भी तो निभाना था। वह अपने सोच और ख्यालों को कुछ दिनों के लिए किसी तिजोरी में बंद करके रख दी थी। पूरे दिन सिर पर घूंघट लिए घूमती थी और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ खनकाती हुई पायल पहनकर पूरे दिन घर का हर काम करती रहती थी। घर के हर सदस्य से उनकी पसंद का खाना पूछना बनाना उसकी आदतों में शुमार हो गया था। ऐसा करके धीरे धीरे वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। अब तो रिया की इस संस्कारी बहू वाले कैरेक्टर की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी थी। सारे मोहल्ले वाले रिया की दाद देते थे कि बहू हो तो रिया जैसी। लेकिन रिया भी कब तक अपने आप को एक कैरेक्टर में जीती। आखिर वह भी तो इंसान है। सुबह से लेकर शाम हो जाता घर के सारे लोगों की सेवा करते हुए उसे अपनी खुद की चिंता ही नहीं होती थी कि उसने नाश्ता या खाना खाया या नहीं। कि कई दिन तो उसके हस्बैंड मुकेश से कह देता कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैंने शादी करके अपने लिए एक पत्नी लेकर आए हूँ या नौकरानी। इतने पर रिया का जवाब होता, आप भी कैसी बातें करते हैं। अगर मैं घर के सारे लोगों की सेवा करती हूँ तो नौकरानी थोड़ी हो गई। यह तो एक बहू का कर्तव्य होता है। यही तो मेरी माँ ने सिखाया है। तो मुकेश कहता, तो क्या तुम्हारी माँ ने यह नहीं सिखाया कि अपने पति के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल दिया करो। रिया बोली, हाँ हाँ बाबा, बस मैं अभी फ्री होकर आई। रिया के आने के इंतज़ार में मुकेश कब सो जाता पता ही नहीं चलता। फिर सुबह होता और ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन मुकेश ने अपनी माँ से बोला, माँ, टीचर का फॉर्म निकला हुआ है, मैं चाहता हूँ रिया इसको भरे, क्योंकि पढ़ने में भी वह काफ़ी तेज है। उसने आखिर बीएड किया हुआ है, वह आसानी से यह एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेगी। रिया को जब यह बात पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी किचन में न बिताना नहीं चाहती थी। उसे भी उड़ना था। खुले आसमान में उसको कुछ कर दिखाना था अपनी लाइफ में, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। अगर वह यह मौका उसके हाथ आ रहा था तो वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसकी सासू माँ को यह बात पसंद हो। रिया की सास ने कहा कि देखो बेटा, मुझे बहू की नौकरी करने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वह सब अपने पैरों पर खड़े हो, कोई किसी पर निर्भर ना हो। चाहे तुम हो या मेरा बेटा नरेश, सब अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन सोचो, अगर बहू नौकरी करने लग जाएगी तो कल तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। और वैसे भी तुम इतना पैसा तो कमा ही लेते हो कि तुम अपनी बीवी और बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सको। रिया की सास ने एक साथ ही 2-3 तीर मार दिए। उसे जॉब करने में मना भी नहीं किया और एक तरह से इनडायरेक्टली मना भी कर दिया। रिया को बता दिया कि ठीक है, जॉब करने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उसे खुद देखना। घर का भी काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। मुकेश की माँ अपनी माँ की बातों को विरोध करने का साहस नहीं था। वह बचपन से ही अपनी माँ की हर बात पर सराखों पर लगाता था, क्योंकि मुकेश के पिताजी नहीं थे और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके आज मुकेश को इस लायक बनाया कि वह एक सरकारी जॉब कर रहा था। मुकेश ने बोला, ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। मैं तो सोच रहा था कि रिया जॉब कर लेगी तो इसका भी मन लग जाएगा और घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे। रिया ने भी अपने मन को समझा लिया था कि बस उसकी ज़िंदगी यही है। जितना उड़ना था वह उड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि वह जितना भी कर ले, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता और न ही सास कभी माँ बन सकती है। रिया मन ही मन समझा रही थी अपने आप को कि रिया, अब तुम्हारी यही ज़िंदगी है, सबकी सेवा करो और अपनी ज़िंदगी इतनी ही छोटी सी दुनिया में गुजार दो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा। रिया माँ भी बन गई थी। अब वह पहले से और ज़्यादा ही व्यस्त जीवन जीने लगी थी। बच्चों के लालन पालन
सच में उसके पास अब इतना समय नहीं होता कि वह कुछ और करने के बारे में सोच सके। कुछ दिनों बाद ही रिया के छोटे देवर की शादी होने वाली थी। रिया को ऐसा लगा कि चलो छोटी देवरानी घर पर आएगी तो उसे घर के कामों में मुक्ति मिलेगी और वह फिर से कुछ अपने लिए और अपने बारे में सोच पाएगी। ऐसे ही सपने सजोने लगी। रिया का देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इस वजह से उसकी शादी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से तय हो गई थी। लड़की वाले भी काफ़ी अच्छे खासे अमीर थे, उन्होंने भी शादी सिर्फ उसके देवर के जॉब को देखते हुए तय किया था, वरना कोई भी इस घर में इतने अमीर आदमी अपनी लड़की नहीं ब्याता। रिया की देवर की शादी हो गई, देवरानी भी घर आ गई। उसकी देवरानी का नाम पूजा था। पूजा दहेज में इतना सारा सामान लेकर आई कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सामान भी कोई दहेज में देता है क्या? पूजा भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और खुद भी अपने पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो पैसे की कोई कमी थी नहीं। उसके माँ बाप ने खुलकर दहेज दिया था। घर में आते ही पूजा सबके लिए स्पेशल गिफ्ट पैक लेकर आई थी। उसने अपने इस मोह माया जाल में सारे घर वालों को बांध लिया था। रिया को यह बात समझ आ गया था कि पूजा के आने से उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सुबह होते ही मेरी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, रिया एक चाय का कप पूजा के कमरे में भी रख आओ। यह बात पूजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थी तो आखिर वह भी जेठानी, उसकी भी कुछ पद प्रतिष्ठा थी। लेकिन यह क्या, यहाँ तो छोटी बहू को आगे सारे घर वाले आगे पीछे घूमने लगे, जैसे कि वह घर की कोई बहू नहीं बल्कि महारानी हो। सुबह सोकर जगने के बाद सिर पर घूंघट रखा था और ना ही साड़ी पहनी थी। वह नाइटी ही कमरे में बाहर निकल गई थी, लेकिन किसी को भी इस बात से ऐतराज़ नहीं था कि पूजा ने साड़ी क्यों नहीं पहना है, बल्कि सब उसकी ओर तारीफ करने लगे थे कि वाह भाभी क्या नाइटी है, ऐसी नाइटी हमें भी दिला दो। ऐसे शब्द अपने ननंद के मुंह से सुनते हुए मुझे भी जलन सी महसूस होने लगी थी। मुझे याद है आज भी वह दिन जब मैं एक दिन सिर्फ सलवार सूट पहन ली थी। घर में ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मैंने कोई अजीबोगरीब ड्रेस पहन नहीं लिया था। और सासू माँ सबसे पहले ही टोक दिया कि बहू यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम ससुराल में साड़ी की बजाय सलवार सूट पहनकर घूम रही हो। लेकिन यहाँ तो गजब हो रहा है, देवरानी नाइटी पहनकर भी घूम रही है, फिर भी सब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मुझे समझ आ गया था कि दहेज की ताकत। शादी के एक सप्ताह बाद ही पूजा की ऑफिस की छुट्टी समाप्त हो गई थी। वह अगले मंडे से अपने जॉब जाने के लिए सासू माँ से बात कर रही थी। सासू माँ ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम अभी जॉब क्यों करोगी, तुम्हें पैसे की कमी है, मेरा बेटा तो इतना पैसा कमाता ही है। बल्कि उसे और प्यार से बोल रही है, हाँ हाँ बेटी तुम ज़रूर जाओ, वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, नाश्ता और लंच में जो ले जाना है वह रिया को बता देना, वह तुम्हारे लिए तैयार कर देगी। रिया ऐसा देखकर मन में यही सोच रही थी कि क्या यह वही मम्मी है, जब मेरी बारी आई तब तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जॉब जाने के लिए, और एक पूजा को कितनी सपोर्ट कर रही हैं। मुझे समझ आ गया था कि दहेज वाली बहू की इज्जत भी ससुराल में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। पूजा सचमुच ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह दिमाग से इतना तेज़ थी कि मम्मी को प्यार से हर बात भी मनवा लेती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। पूजा जीन्स टॉप पहनकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सबने उसके तारीफों के पुल बांध दिए। रिया की सास ने आवाज़ लगाई, बहू पूजा की लंच पैक हो गया क्या, जल्दी से दो देर हो जाएगा जाने में। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे आदर्श बहू की तरह लंच बॉक्स पूजा को पकड़ाते हुए बोली। पूजा बोली, थैंक यू भाभी, आप इतना सपोर्ट करती हैं, मुझे भगवान करे सबके जेठानी ऐसे ही मिले। वह अपने सास को पैर छूने के बजाय गले मिलकर चली गई। सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा कि इतना कहाँ, उसके जाते वक्त की बहू हो तो छोटी बहू जैसी, लगता ही नहीं है कि वो अपने ससुराल में है। रिया को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह तो जो भी करती है सबको उसमें एक संस्कारी बहू ही गुण चाहिए, और वह पूजा तो सब काम भी कर लेती है और इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। शाम को ऑफिस से भी लेट नाइट ही आती है, बस आते वक्त बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद ले आती है, उसी से घर वाले सारे खुश हो जाते थे। मैंने भी अब ठान लिया था कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा खातिरदारी करती रहूँ। मुझे भी हक है जीने का, कुछ अपने मन की करने का। एक दिन डिनर के समय मैंने आखिर अपने सासू माँ को बता दिया था कि देखिए सासू माँ, पूजा को आए हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इसे घर के भी काम कुछ तो करना चाहिए।
पूजा उसी समय तुरंत बोली, भाभी आपने एक बार भी बताया क्यों नहीं कि आपको किचन में तकलीफ होती है। मुझे लगा आपको अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए किचन में नहीं आती थी। ठीक है, शाम को कल से सबके डिनर हम ही बनाएंगे। पूजा ने उस दिन तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए यह बोल दिया कि अगले दिन वह डिनर खुद बनाएगी, लेकिन वह आज तक अपने लिए कभी चाय तक नहीं बनाई थी। वह सबके लिए खाना क्या बनाएगी। रात को सोते वक्त अपने पति से कहने लगे कि देखो, मैंने बोल तो दिया है कि कल से डिनर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे चाय भी नहीं आती बनाने। तुम कल ऑफिस से जल्दी आ जाओ और किचन में मेरी मदद करोगे खाना बनाने में। पूजा के पति ने बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन शाम को किचन में पूजा और उसका पति खाना बनाने में लगे हुए थे। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटे तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना बनाना औरतों का काम है, तुम बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही पूजा के होश ठिकाने आ गए थे कि अगर उसका पति नहीं रहेगा तो वह इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी। पूजा परेशान होकर किचन में इधर उधर घूम रही थी। रिया दूर से ही सारा नज़ारा देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, लेकिन उससे भी रहा नहीं गया। रिया के अंदर की संस्कारी बहू आखिर जाग ही गई। वह किचन में आकर पूजा को बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटा देती हूँ। पूजा ने रिया को इतना सपोर्ट करते हुए देख गले लगा लिया और बोला कि भाभी सच में आप बहुत महान हैं। पूजा को जब यह पता चला कि रिया की टीचिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन वह अपने सास के आगे कुछ बोल नहीं पाती। पूजा ने रिया से बोला कि भाभी ज़रूर थोड़ी है कि आप स्कूल में ही पढ़ाओ जाओ, अपने छत के ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा रहता है, उसमें सिर्फ कबाड़ी ही तो रखे हुए हैं। क्यों ना उसमें हम साफ़ सफाई कर दें और आप उसमें ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। रिया बोली, लेकिन ऐसा मम्मी करने देंगे? तब तो पूजा बोली, इस बात की चिंता भाभी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मम्मी को मना लूँगी। अगले दिन पूजा अपने सास के बगल में आकर बैठी और अपनी सास से बोलने लगी कि सासू माँ, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मालिश कर दीजिए ना। ऐसा देख रिया के तो होश उड़ गए कि पूजा ऐसा कैसे कर लेती है। पूजा की बातों को भी सासू माँ मना नहीं कर पाती। सासू माँ बोली, ठंडा तेल लेकर आओ तो अभी कर देती हूँ। बातों ही बातों में इतने सासू माँ से ऊपर वाले कमरे में मेरे पढ़ाने वाले की बात कर दी और वह तैयार भी हो गई। अब मुझे समझ आया कि पूजा सासू माँ के पास तेल लगवाने क्यों गई थी। धीरे धीरे पूजा ने ससुराल के सारे नियम कायदे कानून भी बदल दिए थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद तो पूजा ने अपनी सास को भी सलवार सूट पहनाना शुरू कर दिया था, सिर्फ यह बोलकर कि मम्मी जी आप इसे पहनने के बाद कितनी खूबसूरत और जवान लग रही हैं। पूजा को फैमिली के हर सदस्य का जन्मदिन याद रहता था। वह सबके जन्मदिन काफ़ी अच्छे तरीके से मनाती थी और सबको गिफ्ट देना भी नहीं भूलती थी। पूजा ने मुझे बहू और बेटी का फ़र्क होना समझा दिया था। अब रिया को ये भी पता चल गया था कि अगर ससुराल में सास से माँ का प्यार पाना है तो पहले खुद बेटी बनना पड़ेगा, लेकिन रिया तो सिर्फ एक संस्कारी बहू बनकर रह गई थी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।